सो मीट माओ माओ, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट अपोथेकेरी है, जो कि इस जमाने के हिसाब से केमिस्ट या फार्मासिस्ट होंगे। और पुराने जमाने में ये वो लोग होते थे जो हर्ब्स वगैरह यूज करके बहुत तरह की दवाइयाँ बनाते थे। और जो हमारी माओ माओ है, ये बहुत ही ज्यादा कीन है ये जानने में, ड्रग्स बनाने में, और ये आधे से ज्यादा ड्रग्स एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करती है। तो ये इम्यून हो चुकी है उन सब ड्रग्स से। एंड ऑफ कोर्स ये हर्ब्स को देखने के बाद इसका चेहरा देखने लायक होता है। एंड यस, यू कैन सी हर्ब्स को देखने के बाद अपनी माँ का चेहरा कैसा हो जाता है, खुशी से नाच उठती है बहन। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि मामाओं के पापा उसे वर्डिग्रीज हाउस जाके दवाइयाँ देने के लिए कहते हैं। साथ ही उसे इस बात से सावधान भी करते हैं कि अच्छे से जाना, क्योंकि आजकल बहुत किडनैपर्स घूम रहे हैं और वो तुम्हें किडनैप कर सकते हैं। फिर मामाओं वर्डिग्रीज हाउस जाती है, जहाँ पे कर्टिसन्स रहते हैं, और वहाँ की 3 फेमस कर्टिसन्स थी, जिनमें से एक का नाम पेरिन था। वहाँ पे एक बुढ़ी होती है जो उन सबकी देखभाल करती है और जो भी कस्टमर्स आते हैं उनसे पैसे लेती है, बहुत सारा। एंड वहाँ भी अपनी गीकी माओ माओ एज यूजुअल खुद पर ड्रग एक्सपेरिमेंट करने लगती है। और तभी बुढ़ी आगे बोलती है कि बेटर तुम अपने सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए बम मत फोड़ देना, और या फिर तुम अपना करियर भी शुरू कर सकती हो एज अ कर्टिसन। ये सुन के माओ माओ वहां से भाग जाती है। माय गॉड, व्हाट अ बुढ़ी शी इज। फिर इसके बाद मामाओ हर्ब्स कलेक्ट करने जाती है, और वहाँ हर्ब्स को देख के जैसी उसकी शक्ल बनती है, आई विश मेरी भी ऐसी बुक्स को देख के बने, भाई क्यों नहीं बनती। एंड जैसा कि सुबह बाकुसा ने कहा था कि बच के रहना, किडनैपर्स घूम रहे हैं, तो ऑफ कोर्स किडनैपर्स घूमते घूमते आ भी जाते हैं। एंड फिर उसे पकड़ के महल में बेच देते हैं। डैम यू किडनैपर्स। और वहाँ महल में दिखाया जाता है कि कॉन्सर्ट लिहुआ को एक बेटा पैदा होता है। ये स्टोरी 3 महीने बाद की चलती है, जहाँ पे हमारी माओ माओ अब सर्वेंट बन के रियर पैलेस में काम कर रही है। यहाँ पे हमारी माओ माओ एक सर्वेंट की जिंदगी जी रही है 3 महीने से, और रियर पैलेस में रह रही है, जहाँ पे औरतों को रखा जाता है ताकि वो राजा के बच्चे को जन्म दे सके। इट्स समवॉट लाइक हरम, जहाँ पे मर्दों का आना मना होता है, सिर्फ लड़कियां औरतें रह सकती हैं, और जो यूनक लोग होते हैं वो रह सकते हैं, यानी कि वो हिजड़े जिनको आप कहेंगे, वो लोग रह सकते हैं, ताकि राजा को कोई खतरा नहीं हो कि भाई ये जो बच्चा है वो उनके अलावा किसी और का तो नहीं है, ये वाला शक ना हो। इस पैलेस में अराउंड 2000 कॉन्क्यूबाइंस और 1000 यूनक्स रहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माओ माओ, इन जैसे लो लेवल सर्वेंट, यानी माओ माओ जैसे लो लेवल सर्वेंट्स की जान कभी भी ली जा सकती है। सो वो खुद को ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहती है कि ऑल्दो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, बट स्टिल वो वहाँ पे ऐसे इलिटरेट जैसा बिहेव करके रहती है, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होना चाहती, जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। ज्यादातर सर्वेंट्स जो है वहाँ पे वो इलिटरेट हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन हमारी माओ माओ को तो आता है, और इसका पर्दाफाश आज इस एपिसोड में होने वाला है। मामा सेज कि इवन सर्वेंट जो उसकी तरह हैं वो लो रैंकिंग कॉन्क्यूबाइंस तो बन ही सकते हैं, पर उसके लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वो उसके पास नहीं है। 要は見た目だ。そばかす絶壁肉なし体型。私には関係ない話だな。यहाँ पे आई वुड से बहन तुमको अंडरस्टिमेट कर रही है। पता चलता है कि मामा की इस पैलेस में एक फ्रेंड भी है जो उसे चीजें बताती रहती है, और वो भी इलिटरेट ही है। वो उसे बताती है कि अपने पैलेस में एक बहुत ही हैंडसम लुकिंग यूनक आया है, ये चर्चे हर तरफ हैं, एंड अपनी मामा डजंट गिव्स अ शिट। देन हमें पता चलता है कि कॉन्सर्ट ली हुआ और कॉन्सर्ट ग्यू क्यू के जो चाइल्ड है, उसका प्रिंस और इसकी प्रिंसेस, दोनों की तबीयत बहुत खराब है। और पैलेस में ये र्यूमर फैला होता है कि कोई तो श्राप है, कोई तो कर्स है, जिसकी वजह से एम्पायर के बच्चे बचते नहीं हैं, सब मरते जा रहे हैं, और अभी इन दोनों की तबीयत भी बहुत खराब है। सारी बातें जो दोस्त है अपनी माओ माओ की, वो उसे बता रही होती है, और उसे वो ये भी बताती है कि सब बच्चों को सर दर्द, नौजिया और पेट दर्द रहता है, जहाँ पे एज यूजुअल अपनी इंटेलिजेंट माओ माओ इस बात से इनकार कर देती है कि भाई कोई कर्स वर्स नहीं है, और ये कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मामा इस बारे में सोचने लगती है, और उसे लगता है कि शायद पॉइजन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि बच्चे को जहर खिलाया जा रहा हो। पर फिर उसे इसमें कोई रीजन और सेंस नहीं दिखता है कि अगर किसी को गद्दी ही लेनी है तो भाई प्रिंसेस को कोई क्यों मारना चाहेगा। तो वो सोचती है कि क्या पता कोई बीमारी हो, कोई हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम हो, और वो इतना सब सोच ही रही होती है कि फिर उसे समझ याद आता है कि भाई उसे इतना नहीं दिखना है, उसे बस अपना काम करते रहना है छुप के, नॉर्मल जो वो सर्वेंट वाला काम कर रही है, ना कि उसे हाई फाई कुछ बनना है या दिखाना है। तो फिर वो इस चीज़ को छोड़ देती है कि मुझे इन चीज़ में पढ़ना ही नहीं है।
पर भाई माऊ माऊ तो माऊ माऊ है, वो कहाँ ही रुकने वाली है। अब उसको इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि उसे सब कुछ जाके चेक करना है, तो निकल जाती है वो सब पता करने। फिर वो देखती है कि जो अपनी कॉन्सर्ट लीवा है उसने चाटा मार दिया होता है भाई कॉन्सर्ट ग्योक्यो को। वो कह रही होती है कि तुम ही ने मेरे बच्चे को कर्ज किया है, क्योंकि तुम्हारी बेटी डॉटर है तो तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरा बच्चा जिए, और तुमने ही उसे कुछ श्राप दिया है। इस पे प्रिंसेस ग्योक्यो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, भाई मेरी बच्ची भी तो बीमार है, वो भी तो देखो तुम। पर लीवा कुछ नहीं समझती, और ये बात फिर जो मास्टर जिनशी हैं उन तक पहुंचती है, और फिर वो आते हैं तो को निपटाने के लिए क्या चल रहा है। और इधर पे अपनी मामाओं ने कुछ तो फिगर आउट कर लिया है कि हाँ भाई ये कोई कर्स वर्स नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। और अब उसका ये है कि वो ये चीज़ वहां तक पहुंचाए कैसे जो उसने फिगर आउट किया है। भी ये सोचते सोचते वहां से निकलती है और मास्टर जिनशी को सरपास करते हुए जाती है। व्हाट अ सीन। फिर दिखाया जाता है ये रात का सीन, और जहाँ पे कॉन्सर्ट लीवा के बेटे की मौत हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर बेरली एक मंथ पास हुआ होता है और हर जगह बात फैली होती है कि ऑफ कोर्स प्रिंस की मौत हो चुकी है। इधर ग्योक्यो जिनशी को बुलाती है और बताती है कि जिस दिन वो अपनी बेटी की जांच कराने गई थी क्रिस्टल पेवेलियन, वहाँ पे उसे विंडो पे ये एक ब्रांच मिला था जिसपे कि कपड़ा बंधा हुआ था, जिसपे लिखा हुआ था कि जो वाइट फेस पाउडर है वो जहर है और बेबी को इसको छूने भी मत दो। इस पे जिनशी कहता है कि जो महल के फिजिशियन है वो ऑफकोर्स ऐसा रास्ता तो नहीं अपनाएंगे ये बताने के लिए। उन्हें तो इनफैक्ट अभी तक पता भी नहीं चल पाया था कि प्रिंस को ट्रीट कैसे करना है, उनको ठीक कैसे करना है। तो फिर आखिर ये मैसेज भेजा किसने होगा, और इस चीज़ की जांच करने के लिए ग्योक्यो जिनशी को कहती है। अब जिनशी याद करता है और उसे याद आता है कि उस दिन एक सर्वेंट लड़की उसके बगल से गुजरी तो थी। जिनशी ग्योको से बोलता है कि तब तक के लिए क्या वो जो कपड़ा उसे मिला है वो अपने पास रख सकता है, और इसके लिए ग्योक्यो हाँ बोल देती है। फिर जिनशी अपनी जांच पे निकल जाता है। अब यहाँ पे माओ माओ अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम सबको बुलाया गया है। सारे सर्वेंट इकट्ठा होके वहाँ जाते हैं। माओ के अंदर चल रहा होता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि किसी हाई ऑफिशियल्स ने हम सर्विंग गर्ल्स को बुलाया है, और कुछ तो बैड न्यूज़ तो नहीं है कोई। तभी मास्टर जिनशी आते हैं, और भाई इस हैंडसम पुरुष को देख के लड़कियों का जो रिएक्शन होता है, वाह। एंड अपनी मामाओं का रिएक्शन दुनिया से हट के, यू वोंट बिलीव, लेट्स सी। なんだこの偉そうな。私は高級管理者の人士だ。ないなあ、この美貌があるのに子供がなせないなんて。 And truly, I believe this was the bestest scene of this episode. भाई क्या तो बेइज्जती करी माओ माओ ने। ऑफ कोर्स सामने तो नहीं कर सकती थी, पर मन में जो करी कि इतना हैंडसम लुकिंग और बच्चे पैदा नहीं कर सकता, क्या फायदा फिर तेरा। अब यहाँ पे जिनशी पेपर पे कुछ लिखता है और सभी को दिखाता है, जिसपे माओ माओ रिएक्ट कर देती है पर बाकी लड़कियां रिएक्ट नहीं करती हैं, जिससे वो स्टैंड आउट हो जाती है कि उसे पढ़ना आता है और बाकी सबको नहीं। फिर जिनशी सबको जाने को कह देता है, एंड माओ का चेहरा ऐसा हो जाता है कि भाई क्या कर दिया मैंने, ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मैं स्टैंड आउट हो गई। तो यस बहन तूने किया है। सो ऑफ कोर्स फिगर आउट हो चुका है कि शी इज द ओनली सर्वेंट हु कैन रीड, मींस शी इज लिटरेट। फिर जिनशी उसे कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो, एंड यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ हर, ही इट्स सो नाइस। अब चलते चलते जिनशी उसे बोलता है कि भाई तुम पढ़ सकती थी, आई डोंट नो। और फिर यहाँ पे माओ माओ खुद को स्टैंड आउट नहीं कराना चाहती है, और उसको ऐसा लगता है कि भाई इग्नोरेंट बने रहने में ही फायदा है, उससे लाइफ इजी रहती है। उसका कहना था मैं तो नहीं मानूंगी, तुम जो भी समझो। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इस आदमी को पता कैसे चला, मैंने तो सोच समझ के किया था और मैंने देखा था कि कोई आसपास नहीं है, फिर इसे फिगर आउट कैसे हुआ। एंड शी इज लाइक कि यही नल्ला किसी काम का नहीं है, इसके पास कोई काम नहीं है जो बैठ के यही सब चीजें ढूंढ रहा। वो सोच रही होती है कि भाई भगवान मुझे किसी तरह जिंदा बचा के निकाल देना, कि तभी उसे कॉन्सर्ट ग्योक्यो के पास लेके आया जाता है और वो उसे थैंक यू बोलती है। एंड इससे मामा बहुत सरप्राइज हो जाती है कि वाओ, और वो खुश भी होती है कि उसकी बच्ची बच गई है। ग्योक्यो उसे थैंक यू बोलती है उसे उसकी बच्ची की जान बचाने के लिए। एंड यहाँ अपनी मामा स्टिल नहीं मानती कि उसने कुछ किया है। वो बोलती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। फिर जिनशी अपना पत्ता खेलता है और अपनी बाजी में वो दिखाता है कि देख बहन, सॉरी नॉट बहन फॉर हिम, कि देख
तुमने जो ये कपड़े पे लिख के दिया था कि वही कपड़ा है जो कि सर्वेंट गर्ल्स पहनते हैं, वो यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स यू। एंड यहाँ पे अब माओ माओ का हो जाता है कि भाई भांडा फूट गया, इसने तो काफ़ी कुछ पता कर रखा है। फिर जिनशी कहता है कि नाउ विल यू एक्सप्लेन कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अभी यहाँ पे माओ माओ बताती है कि मैंने उस दिन फिगर आउट कर लिया था कि क्या हुआ था, और वो जो मेकअप पाउडर है जो यूज़ किया जाता है वो जहरीला है। हाँ, वो पली बड़ी है, वहाँ पे बहुत सारे कर्टिसन्स रहते हैं और वो बहुत ऐसे हाई एंड पाउडर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। डैन यू लिहुआ, यू कुड हैव सेव्ड योर चाइल्ड। अब अपनी माँ माँ पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, जिस पे हमारी ग्यो क्यों कहती है कि अब से तुम मेरी लेडी इन वेटिंग बनोगी, तुम्हारी पोजीशन हाई कर दी गई है। यू स्वीट क्यों क्यों, शी इज जस्ट सो नाइस। ये सुन के मामा बहुत शॉक हो जाती है और कोर्स उसे अंदर से खुशी भी होती है, शक्ल पे नहीं दिखाती। एंड ऐसे हमारी मामा लेडी इन वेटिंग बन जाती है कॉन्क्यूबाइन क्यों क्यों की। वहीं पे फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कुछ खा रहे होते हैं बाउल में और उसके बाद फिर वो गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। अब इसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाला नेक्स्ट एपिसोड भी मत मिस करें।